Hello, my all students. Today, my topic is potential and field due to charge in uniform motion. Potential and field of a charge in uniform motion. Suppose a charge is at origin O at any time t dash and emits a radiation that will that reaches at point P at time T टाइम पर यहां पहुंचता है। O से P तक की जो डिस्टेंस है वो R डैश है। किस वेलोसिटी से गया है? C वेलोसिटी से गया है। T डैश टाइम पर रेडिएशन निकला, मान लीजिए 12 PM पर रेडिएशन निकला, 12 नून पर, वन PM पर रेडिएशन निकला और 1.1 PM पर पहुंचा। That is the difference of time is 1 minute. So R dash is equal to C T minus T dash, ये लिखा हूं। लेकिन चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। जितनी देर में रेडिएशन यहां से यहां पहुंचा है उतनी देर में चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा। किस वेलोसिटी से गया? v वेलोसिटी से। तो यहां से यहां तक का टाइम का डिफरेंस कितना है? t माइनस टी डैश। तो इस टाइम में ये इधर कितना दूरी गया? ओ ए, दैट इज v t माइनस टी डैश। सर आवाज नहीं आ रही। ये है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। जो मैंने आपसे बात की है वही ये सब लिखा हुआ है। फिगर आपको क्लियर हो गया कि चार्ज पार्टिकल ओ से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। रेडिएशन जो चार्ज पार्टिकल निकाल रहा है वो फील्ड पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो जब पहुंचा है रेडिएशन पी पॉइंट पर उतने समय में चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर है। तो ये हमारी चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंट पोजीशन है और ये चार्ज पार्टिकल की पास्ट पोजीशन है। दिस इज ए पास्ट पोजीशन, दिस इज ए प्रेजेंट पोजीशन। अब हम लिखते हैं पोटेंशियल्स। डायरेक्ट फार्मूले उठाते हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, जो पिछले टर्म में ड्राइव किए हैं लास्ट वीडियो में, वो ये है पोटेंशियल की ये फार्मूले। ए इज इक्वल टू ई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बीटा अपान आर माइनस आर डॉट बीटा। ये फार्मूले आपको एल डब्ल्यू पोटेंशियल में हम निकालते हैं। इस वैल्यू को आर डैश आपको फिगर में दिखाई दे रही है। इसको हम मान लेते हैं यस यस, और इस बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू है आर डैश, स्केलर है माइनस आर डैश डॉट बीटा। ये स्केलर पोटेंशियल का फार्मूला होता है, तो ये तो दोनों फार्मूले हैं।
इस फिगर में ये आपने जो डिस्टेंस लिया है वो r लिया है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो वी टी माइनस टी डैश है, ये वाली डिस्टेंस, और ये है r डैश। इसका मतलब r डैश में r अगर माइनस करोगे तो वी टी माइनस टी डैश आ जाएगा। अब t माइनस टी डैश क्या है? t माइनस टी डैश क्या है? ओ ए क्या है? ओ ओ पी क्या है? ओपी, ओपी आपकी है आर डैश। तो टी माइनस टी डैश क्या है? आर डैश अपॉन सी। टी माइनस टी डैश है आर डैश अपॉन सी। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ये नहीं, आर डैश अपॉन सी कोई जरूरत नहीं है। ये तो v बाई सी को हम कहते हैं बीटा, v बाई सी को कहते हैं बीटा, तो बीटा आर डैश। इसका मतलब आर डैश माइनस आर, आर डैश माइनस आर किसके बराबर हो गया? बीटा आर डैश। बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी। या आर किसके बराबर हो जाएगा? आर डैश माइनस बीटा आर डैश। स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने में क्या आएगा? पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब वेक्टर है दो तो आपको डॉट प्रोडक्ट तो लगाना ही पड़ेगा। वेक्टरों को डायरेक्ट तो नहीं लिखा जाता है कि ये वेक्टर भी वेक्टर लिख दिया जाए। अब ये तो देखो स्केलर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका मतलब इसके और इसके बीच में ही डॉट प्रोडक्ट रहेगा, तो ये ले लो। तो ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू, आर डैश स्क्वायर प्लस बीटा आर डैश का होल स्क्वायर माइनस 2 r डैश बीटा। आपने यस किसको माना है? आर डैश माइनस आर डैश बीटा। यस स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर डैश स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और यहां क्या आएगा? 2 टाइम्स आर डैश, स्केलर है, 2 टाइम्स आर डैश और आर डैश डॉट बीटा। में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, इसे नहीं लिखते चले जाना। ये आपके सामने है। अब हम देख रहे हैं कि आर डैश स्क्वायर प्लस बीटा डॉट आर डैश स्क्वायर माइनस 2, ये बीटा डॉट आर डैश माइनस 2 r डैश बीटा डॉट आर डैश। ठीक है, बीटा डॉट ये आ गया। ये एस स्क्वायर के बराबर होता है, और आर स्क्वायर ये लिखा है, ये एस स्क्वायर लिखा है। अब देखिए अगली लाइन में, ये इसको देखिए कुछ लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को क्या लिखने जा रहे हैं? आर डैश स्क्वायर प्लस बीटा आर डैश, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रखने जा रहे हैं। आर अभी तो इसी को लिख दिया है, आर डैश स्क्वायर माइनस 2 r डैश बीटा डॉट, मतलब एक टर्म अभी इधर ले आए हैं और कुछ नहीं किया है। मतलब इसको इसको पहले ले आए हैं, इसको बाद में ले गए हैं। इस वाले की बात कर रहे हैं, इसको पहले ले आए हैं, इसको बाद में ले गए। ध्यान से जरा देख लीजिएगा, कठिन नहीं है ये। यूजिंग वन, ये क्वेश्चन नंबर 1 में रख देना है इसको, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक क्वेश्चन तो नहीं पड़ी हुई है,
एक क्वेश्चन तो नहीं पड़ेगी। अब आप ध्यान दीजिए हमारा क्या लिखा हुआ है। आर डैश माइनस आर इज इक्वल टू वी टी माइनस टी डैश या बीटा आर डैश। तो आर इज इक्वल टू आर डैश माइनस बीटा आर डैश, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, यस स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब यस स्क्वायर में ये देखिए क्या लिखा है, आर डैश स्क्वायर प्लस बीटा आर डैश स्क्वायर। देखिए यहाँ डॉट नहीं भी लगा होगा, स्क्वायर होने में तो मतलब ही खत्म हो जाता है डॉट प्रोडक्ट का इसमें होने में। तो आर डैश स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस बीटा आर डैश स्क्वायर माइनस टू आर। ये वाला टर्म देखिए सेम लिखा हुआ है, ये वाला टर्म सेम लिखा हुआ है। मतलब आर डैश स्क्वायर माइनस टू आर डैश बीटा आर डैश की जगह क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस बीटा आर डैश का होल। मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है। पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, ऐसा नहीं। आर स्क्वायर माइनस बीटा आर डैश का होल स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर टू आर डैश बीटा आर डैश, ये लिखा हो। इसके प्लेस पर ये लिख दीजिए, इसके प्लेस पर। किसके प्लेस पर लिख रहे हो, इसके प्लेस पर लिखना है आपको। कहां गया ये, आर डैश स्क्वायर प्लस बीटा आर डैश माइनस टू आर डैश बीटा आर डैश। तो आर स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म इधर ले गए, तो आर डैश स्क्वायर माइनस, आर डैश स्क्वायर माइनस की जगह ये लिखना है। मतलब आर डैश स्क्वायर और माइनस इसकी जगह आपको ये लिखना है। ये तो रहेगा, ये और रहेगा। देखिए अगली लाइन में ये लिखा होगा, ये लिखा होगा प्लस ये लिखा होगा। ये देख, ये लिखा है और प्लस ये लिखा है, देख लीजिएगा, बहुत टिपिकल नहीं है। तो ये लिखा है आर स्क्वायर माइनस बीटा आर स्क्वायर प्लस बीटा आर डैश कॉस थीटा। अब यहां एक काम करने जा रहे हैं, इस जगह के बाद क्या करने जा रहे हैं, ये पॉइंट काफी दूर मान रहे हैं, इसलिए आर डैश को आर के इक्विवेलेंट माने ले रहे हैं। तो क्या है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो रही है दोनों। तो जो आर डैश है उसको अब हम आर एज्यूम कर रहे हैं, आर डैश को आर एज्यूम कर रहे हैं। जैसे आर डैश डॉट बीटा है तो उसको आर डॉट बीटा लिख दीजिए। मतलब पी पॉइंट इज एट लार्ज डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, ये वाली, क्योंकि वी वेलोसिटी से चल रहा है इसलिए, और वो सी वेलोसिटी से चल रहा है तो बहुत दूर पॉइंट पहुंच जाएगा, और ये बी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये बहुत कम डिस्टेंस होगी। ये आगे लगाने जा रहे हैं ये। तो आर स्क्वायर ये लिखा है, ये लिखा है बीटा आर, आर डैश की जगह आर लिख दिया, प्लस बीटा आर कॉस थीटा। ये बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया। तो यस स्क्वायर इक्वल टू दिस। कुछ बच्चे अपना इसको लर्न कर देते हैं, इसको निकाल के नहीं दिखाते हैं, इसको लर्न कर देते हैं। नो प्रॉब्लम। देखिए लास्ट में लिख दिया गया है बीटा क्रॉस आर डैश को बीटा क्रॉस आर में लिया गया है। और अगर आप चाहें तो एग्जाम के लिए इस लाइन को डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, एस इक्वल टू आर अंडर रूट वन माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि पेपर में तो आने आना है, भले ही आप इसको लर्न कर लें, इतना ना दिखाएं, चलता कोई। तो ये तो एस की वैल्यू हो गई। ये एस की वैल्यू अब आपको सब्सटीट्यूट करनी है यहां पर, इस जगह एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यहां एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो आप सब्सटीट्यूट कर देंगे,
अभी वैल्यू देखिए यह सब मेरे पास आ चुकी है, जब जरूरत होगी तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपका जो इसमें बीटा क्रॉस आर लिखा है, ये बीटा क्रॉस आर ये है क्या, देख लिया जाए। बीटा क्रॉस आर, बीटा क्रॉस आर क्या है चेक कर लिया जाए। आई जे के बीटा किस डायरेक्शन में, पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो बीटा 0 0। आर क्या है, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड, तो ये वैल्यू इसके आ जाएगी। तो बीटा क्रॉस आर हमारा जो होगा ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बीटा क्रॉस। तो अब बताइए, बीटा क्रॉस आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, और आर स्क्वायर ऑलरेडी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बीटा क्रॉस आर कितना आया, बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये आ गया। इतना यस की वैल्यू निकल आई, मैंने वैल्यू अभी रखी नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी तब रख लेंगे, इसलिए नहीं रखी है। बच्चे अगर चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं, मतलब एस स्क्वायर को डायरेक्ट। अब मेन हमारी हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ लीनियर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मुझे डिटरमाइन करनी है, पोटेंशियल निकल है। तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर माइनस डेल फाई माइनस डेवर अपॉन डेवर टी, बी बराबर डेल क्रॉस, ये दोनों नॉन फार्मूले हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब यहां से ऊपर काफी कुछ आप मिस कर सकते हो, लेकिन यहां आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां आप नहीं कुछ छोड़ सकते। देखिए आगे एक लाइन लिखने जा रहे हैं, ये अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, आप एक फ्रेम में हैं और एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर आप इस पार्टिकल को फ्रेम मान लें, तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में फ्रेम जा रहा है माइनस v वेलोसिटी से। अगर कोई एक आदमी स्थिर है, एक जा रहा है v वेलोसिटी से, तो उस मूविंग पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कहोगे तो माइनस v होगी। इसलिए आपको थर्मोडायनेमिक्स में एक फार्मूला लगता है, डेवर बाई डेवर टी इज इक्वल टू माइनस वी डेवर बाई डेवर एक्स। मतलब डेवर बाई डेवर टी को डेवर बाई डेवर एक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो ये फार्मूला होता है, डेवर बाई डेवर टी इज इक्वल टू माइनस वी डेवर बाई डेवर एक्स। लिखा है डेवर बाई डेवर टी वी कीप चार्ज स्टैटिक, अभी तो चार्ज मोशन होता है, चार्ज को स्टैटिक मान लेते हैं, और जहां पर फील्ड नोट कर रहे हो, जहां पोटेंशियल नोट कर रहे हो, उस पॉइंट को मूविंग मान लेते हैं। मतलब यहां आप पी पॉइंट मानते हो, इसको मूविंग मानते हैं, चार्ज को स्टेबल मानते हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो माइनस वी होगी। तो डेवर बाई डेवर टी इक्वल टू माइनस वी डेवर बाई डेवर एक्स। अब ई एक्स क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ई एक्स बराबर माइनस डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स, और माइनस डेवर बाई डेवर टी को क्या लिखा है आपने, माइनस वी डेवर बाई डेवर एक्स। तो यहां लिख दोगे तो कितना आ जाए, डेवर बाई डेवर एक्स कॉमन आ गया, वी ए माइनस फाइव हो गया। मतलब जब आप यहां लिख दोगे डेवर बाई डेवर टी को माइनस वी डेवर बाई डेवर एक्स, तो डेवर ए बाई डेवर एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स। तो डेवर बाई डेवर एक्स कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा ये। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइव, ए की वैल्यू ये है और फाइव की वैल्यू ये, ए एंड फाइव। अब आपका काम है केवल डेवर बाई डेवर एक्स निकालना है, इसका 1 बाई एस का
ठीक है, v नहीं डिफ्रेंशिएट होगा, बीटा नहीं होगा, यस होगा। तो डेवर बाय डेवर एक्स 1/s, डेवर बाय डेवर एक्स 1/x। ये देख, तो सारा टर्म बाहर ले आए, v बाई सी को बीटा लिख दिया, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया। तो माइनस ई 1 माइनस बीटा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेवर बाय डेवर एक्स 1/x। मतलब ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, v बाई सी को बीटा लिख दिया तो बीटा स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर डेवर बाय डेवर एक्स 1/s। अब 1/s का आपसे कहें डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, -1/s² और डेवर बाय डेवर एक्स s। ये है, अब देखा जाए डेवर बाय डेवर एक्स से यस कितना आएगा, बताइए इससे, इससे बताइए डेवर बाय डेवर यक्स से यस कितना आएगा। अगर हम कहें इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाएगा 2s डेवर एस अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 2x 2x आ जाएगा। तो डेवर एस अपॉन डेवर एक्स कितना आ जाएगा, एक्स बट्टे एस। ये वैल्यू आपको वहां रखना है, एक्स अपॉन एस। डेवर एस अपॉन डेवर वाई निकालोगे तो यहाँ 1 माइनस बीटा स्क्वायर आने लगेगा, इसे 1 माइनस बीटा स्क्वायर वाई, तो आ जाएगा वाई बटे 1 माइनस बीटा स्क्वायर ऐसा आने लगेगा। यहाँ डेवर एस बाई डेवर एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है बस। ये वैल्यू यहाँ आ गई है, डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है इसको, ये 2 बार रिपीट कर गया है। तो फाइनल देखिए ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, E1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन एस क्यूब। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिवाइज करूंगा। देखिए इसको हम डेवर बाय डेवर टी को लिख देंगे, एक्स बराबर डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स, और डेवर बाय डेवर टी को लिखेंगे माइनस वी डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस वी डेवर ए अपॉन डेवर एक्स। डेवर बाय डेवर एक्स कॉमन ले लें अगर, तो वी ए माइनस फाई आ जाएगा। अब ए और फाई की वैल्यू पुट करनी है, ए और फाई की, ए और फाई की वैल्यू ये ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बीटा अपॉन एस, और फाई की वैल्यू होती है ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/s। तो देखिए जैसे ये वैल्यू रखोगे तो v बाई सी बीटा हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है माइनस डेवर बाई डेवर एक्स ई 1 माइनस बीटा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस। ये तो करना ही पड़ेगा, बाकी एस की वैल्यू लम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो सब आपको करना पड़ेगा। यहां गए, अब 1/s का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 1/s का हो जाएगा -1/s² और डेवर एस अपॉन
डेवर एक्स, और डेवर यस अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू आप इससे निकाल लीजिए। इससे अब भाई एमएससी के स्टूडेंट है तो सब आना चाहिए। और जब निकाल लोगे रख दोगे तो ई एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ई एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब आप ई वाई निकालोगे तो डेवर एस अपॉन डेवर वाई होगा, तो उसमें नीचे वन माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर वाला बीटा स्क्वायर खत्म होगा। वाई बटे एस क्यूब आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां वेलोसिटी का टर्म ही नहीं होगा। जब आप y के इसका y कंपोनेंट लिखोगे ई वाई, तो माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर y तो होगा, लेकिन डेवर बाय डेवर टी माइनस ई डेवर बाय डेवर टी, देखिए लिखा था आगे, वहां पर माइनस बी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वेलोसिटी तो केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है नहीं, तो वहां पर वो टर्म आपका नहीं होगा दूसरा वाला, इसका कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इसका बस इतना ही मिलेगा। समझे हमारी बात की नहीं? क्योंकि यहाँ डेवर बाई डेवर टी में माइनस वी डेवर बाई डेवर एक्स आप लिखोगे तो, लेकिन वेलोसिटी है कहाँ वाई डायरेक्शन में, ना जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डेवर फाइव बटे डेवर वाई से आएगा। था ये धारणा, समझ रहे हैं कि नहीं? इससे आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा वी, ये जैसे डेवर बाई डेवर एक्स हुआ है उसमें नहीं मिलेगा। ये ई वाई निकालोगे तो माइनस डेवर फाइव पॉइंट डेवर वाई आएगा, ई जेड निकालोगे तो माइनस डेवर फाइव बाई डेवर जेड आएगा। तो ई वाई का ये वैल्यू आ जाएगी, ई जेड की ये वैल्यू आएगी, तीनों को आप सम कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। एक बार आप पुनः फिर से देख लीजिए, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड आज निकल पाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई फार्मूला ड्राइव हो चुका है, ई अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस बीटा स्क्वायर, ये ड्राइव हो चुका है। अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन आपने एक्स डायरेक्शन में लिया था, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन अगर एक्स डायरेक्शन में है तो वेक्टर पोटेंशियल भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वेक्टर पोटेंशियल की होती है। तो ए जीरो जीरो, डिटर्मिनेंट ब्रेक करिए, तो यहां आप देख रहे हैं कि बी का एक्स कंपोनेंट जीरो है, बी का एक्स कंपोनेंट जीरो है, तो कंपोनेंट तीनों अलग अलग करिए पहले तो। ए की वैल्यू ये होती है डेवर ए, एक्स कंपोनेंट तो जीरो है, वाई की क्या पोजीशन है, बी एक्स जीरो है, बी वाई की क्या पोजीशन है, या डायरेक्ट यहां रख दीजिए डेवर ए अपान डेवर जेड, डेवर ए अपान डेवर वाई, आप ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो डेवर ए अपान डेवर जेड निकाल लीजिए पहले, जैसे पहले कैलकुलेट किया था वो ये हो गया माइनस बीटा अपान सी ई जेड की वैल्यू, अगर आप ई जेड चेक करोगे तो इसको मैच कर जाएगा, डेवर ए अपान डेवर जेड। दूसरा क्या है,
डेवर ए अपॉन डेवर वाई, डेवर ए अपॉन डेवर वाई निकालोगे तो बीटा अपॉन सी ई वाई आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो भाई। देखिए आपको ई एक्स ये आ चुका था, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई एक्स की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू ये आ चुकी थी, ई जेड की वैल्यू ये आ चुकी थी, और ई एक्स आपका ये आ चुका था। ये तो ई लिखा हुआ है। ये ई एक्स आ चुका था, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। तो आप जब इसको डेवर ए अपान डेवर जेड करोगे तो माइनस बीटा बाई सी ई जेड आ जाएगा। डेवर ए अपान डेवर वाई करोगे तो माइनस बीटा बाई सी ई वाई आ जाएगा। अल्टीमेटली जब वैल्यू पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये आ गई बी की वैल्यू। बी बराबर जो आया है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर बीटा क्रॉस ई करके देखें, आई जे के, बीटा एक्स डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है 0 0 ई, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। तो देखिए आई के साथ 0 आएगा, माइनस जे के साथ बीटा ई जेड आ जाएगा, ये मैच कर जाएगा। इसका मतलब बी बराबर 1/c बीटा क्रॉस ई। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला हुआ करेगा कि हम इससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होगा बीटा क्रॉस ई अपॉन सी। वैसे तो आपसे कहेगा कि ड्राइव द रिलेशन दिस, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन magnetic field B and electric field E for uniform motion of charged particles. You can calculate. This is the complete calculation of electric and magnetic field due to uniform motion of charges, rectilinear motion of charges. अब conclusions क्या है? पहला कंक्लूजन, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन ना करे, तो मैंने पढ़ा है कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो ये चार्ज पार्टिकल केवल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होता है। मतलब ये घटना नहीं खत्म होती है, ये और जुड़ जाती है। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में होगा तो कूलाम्स के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आना चाहिए, कूलाम्स के नियम से। तो ये कंक्लूजन है कि अगर V इक्वल टू आप 0 रख दें, यहां पर V इक्वल टू अगर आप 0 रख दें तो बीटा बराबर 0 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा, बीटा 0, बीटा 0। तो आ जाएगा E अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आर आ जाएगा, आर वेक्टर अपान आर क्यूब। आर वेक्टर अपान आर जो होता है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो इसका वाला फार्मूला आ जाना चाहिए ई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर अपान आर स्क्वायर आ जाना चाहिए, क्योंकि आर क्यूब है तो एक आर इसके नीचे कर दीजिए, नीचे आर स्क्वायर बचेगा, ये आर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये फार्मूला कूलॉम्स का होता है, तो कूलॉम्स के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ये। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो बायोसेवर्ट लॉ के बराबर आ जाना चाहिए।
बायोसेवर्ट लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी चाहिए। तो बी बराबर होता है बीटा क्रॉस ई अपान सी। बी बराबर बीटा क्रॉस, नहीं लेकिन पार्टिकल अगर स्थिर है तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। बीटा क्रॉस ई अपान सी, जो नहीं जानता हो, बीटा हमारा वेलोसिटी बटे सी होता है। वेलोसिटी, बीटा का मतलब वेलोसिटी अपान लाइट वेलोसिटी। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो बीटा 0 है, बीटा 0 है तो बी 0 है। तो if the charge particle is at rest position, then electric field is according to Coulomb's formula and magnetic field will be 0. अब अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन की दो बातें हो सकती हैं, कि चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है उसकी वेलोसिटी लेस देन टू लाइट वेलोसिटी है, या उसकी वेलोसिटी अप्रोचेस टू लाइट वेलोसिटी है। मतलब ये है नॉन रिलेटिविस्टिक और ये है रिलेटिविस्टिक। दो पॉइंट बन जाएंगे इस, रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। तो सबसे पहले लेते हैं हम नॉन रिलेटिविस्टिक, इसमें बायोसेवर्ट लॉ आ जाना चाहिए। और रिलेटिविस्टिक आपने नहीं पढ़ा, एक नया फार्मूला आना चाहिए कोई। फिलहाल अभी आपका है नॉन रिलेटिविस्टिक, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में चेक करते हैं, आपका आ जाना चाहिए बायोसेवर्ट फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड की बीटा आपने कहा है बहुत कम है, अभी आपने यहाँ कहा था बीटा 0 है, आपने कहा बीटा बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगभग आपको इसी के बराबर आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो बी बराबर बीटा क्रॉस ई अपान सी अप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, बीटा की जगह क्या लिखोगे, वी अपान सी। बी बराबर, अब अगर आप बायोसेवर्ट लॉ का कहो तो बायोसेवर्ट लॉ होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर। थीटा तो 90 होगा तो साइन थीटा तो 1 हो सकता है, लेकिन आई डी एल अपान आर स्क्वायर आना चाहिए। यहां पर आप जानते हो कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c² होता है। तो म्यू नॉट अगर हटाओगी तो कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c²। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c² तो लिखा हुआ है। अब हमारा क्या चाहिए, आई डी एल बटे आर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ लिखा है ई वी क्रॉस आर अपान आर क्यूब, और यहाँ होना क्या चाहिए, आई डी एल अपान आर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखते हैं आई डी एल अपान आर स्क्वायर कैसे आएगा, चेक करते हैं अगले लाइन में। ई वी, ई इंटू वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपान टाइम, और चार्ज बटे टाइम क्या होता है, करंट। तो ई चार्ज वी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट हो गया, करंट इनटू डिस्टेंस, मतलब आईडीएल लिख सकते हो। ईवी को, ईवी को आईडीएल लिख सकते हो। ईवी कैन बी रिटन एज आईडीएल। तो यही तो बात से बढ़ना है। आर क्यूब है, अगर आप यहाँ पर आर वेक्टर इसको लिख देंगे यूनिट वेक्टर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर होता है आर। दिस इज ए बात से बढ़। तो इन नॉन रिलेटिव स्टेट our calculation is reduces to Biot-Savart formula। दो कॉन्सिक्वेंस, दो कंक्लूजन हो गए, पहला कंक्लूजन एंड दूसरा कंक्लूजन। ये अलग से आपसे जब पूछे जाएंगे तभी बताओगे, अपनी तरफ से नहीं बताओगे। अब आप देखिए फार्मूले को एक बार फिर देखा जाए, ई और बी को।
यहां हमको ये देखने को मिल रहा है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 की तरफ जाएगी तो साइन थीटा आपका मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, और साइन थीटा अगर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो 1 - ये वाला टर्म आपका बढ़ रहा है, ये तो इसका मतलब 1 - होकर के वैल्यू घट रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, और जब थीटा 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 - थीटा स्क्वायर आ जाएगा, और जब थीटा 90 होगा तब कितना आ जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब 1 - β² के पावर -12 आ जाएगी। इस पर कुछ कंक्लूजन ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एज द चार्ज पार्टिकल गेन्स मोशन कैपिटल ई डिक्रीजेज along the line of motion and increases in a normal direction। क्योंकि जब आप थीटा 90 की तरफ जा रहे हैं तो नीचे वाला टर्म आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है, इसका वाला डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज कर रहा है, और डिनोमिनेटर डिक्रीज करने का मतलब वैल्यू का इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज इंक्रीज कर रही है नॉर्मल डायरेक्शन। तो थीटा 90 की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ रही है क्योंकि नीचे का टर्म घट रहा है। द सो कॉल्ड डिक्रीज एंड इंक्रीज, जब साइन थीटा 0 है तो 1 - β² के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम है तो 1 - β की पावर -12 आ रहा है, -12 ही तो है ना। और क्या नीचे ये -12 आ रहा है। corresponding to static charge. As the charged particle gains motion, magnetic field appears at any point B is directed normal to both B and D। देखिए हमने B बराबर प्रूव किया है बीटा क्रॉस E अपॉन सी, इसका मतलब बी की जो डायरेक्शन होगी वो बीटा के भी परपेंडिकुलर होगी और ई के भी परपेंडिकुलर होगी, मतलब बी की दिशा सदैव नॉर्मल रहेगी वी और ई के। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि बी और ई हमारे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। This is the complete of my today lecture on electric and magnetic field due to rectilinear motion of any charge.